तो हेलो दोस्तों। और आज की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ड्रामा अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड इस कहानी के हमारे हीरो का नाम मिस्टर फू होता है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। इधर हमारी हीरोइन का शादी मिस्टर फू के साथ में हुआ होता है। तो इन दोनों का शादी इस तरीके से हुआ होता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन ने अनजाने में एक बूढ़ी औरत की मदद करी होती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर तुम मेरे पोते से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें दहेज में 1 लाख रुपए दूंगी, जिससे वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है। इधर हमारी हीरोइन को अपनी भतीजे का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो तैयार हो जाती है। मिस्टर फू का कहना होता है कि मैंने अपनी दादी माँ को खुश करने के लिए शादी की है, हम तुम अब बस सीक्रेट शादी में रहेंगे और दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इधर वो शौक होती है कि हमारी शादी को पूरे 2 महीने कंप्लीट हो गए, अचानक से उसका पति घर पे क्यों आ गया। वो काफ़ी डरी हुई होती है। तभी मिस्टर फू पीछे से आके बोलते हैं कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने कहा था, उन्हें शायद डाउट हो गया कि हम तुम अलग रह रहे हैं, इसी वजह से मैं घर आया हूँ। एंड वो चाहती है कि जल्दी से हमारा एक चाइल्ड हो जाए। तो इस बारे में तुम क्या सोचती हो। वो कहती है लेकिन हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, कि हम तुम इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की लाइफ में। लेकिन हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए जब पे कर रहा हूँ तो तुम्हें सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा बोल के उसे हक कर लेता है कि अब हम तुम क्लोज होने वाले हैं एंड हमें इस तरीके से चाइल्ड पैदा करना होगा। वो उसके करीब जाता उससे पहले ही हमारी हीरोइन का फ़ोन बजने लगता है। वो उसको बोलती है कि मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे रिसीव करना है। वो उसको बोलता है इतनी जल्दी क्या है रिसीव करने की। वो कहती है इंपॉर्टेंट कॉल है, और सीधा फ़ोन रिसीव कर लेती है। पता चलता है कि उसकी भतीजी की हालत ख़राब हो रही एंड अर्जेंटली सर्जरी कराने के लिए 50,000 रुपये चाहिए। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उसका हस्बैंड इतना रिच होता है, बहुत बड़े कंपनी का मालिक होता है। उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती। वो उसे पकड़ के सीधा अपने पास खींच लेता है, उसे किसी कर रहा होता है। तभी वो पैसे की डिमांड कर देती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसको 1 लाख रुपए देता है, उसकी तरफ कार्ड फेंकते हुए, और कहता है ये पैसे ले लो और यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद वो समझ जाती है कि जो उसका हस्बैंड फू है ना, वो उससे गुस्सा हो गया है। और जहाँ पे हमारी शॉ कुछ कर भी नहीं पाती, वो समझाना चाहती थी कि मुझे किस वजह से पैसे चाहिए, लेकिन वो क्लियर ही नहीं कर पाती इस बात को। जो मिस्टर फू होते हैं वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं, चुपचाप अपनी दादी माँ की बातों को याद कर रहे होते हैं कि उनकी दादी का कहना था कि उसकी बीवी बहुत प्यारी और बहुत ही समझदार और लालची तो बिल्कुल नहीं है। वो गाड़ी में बैठ के सोच रहे होते हैं कि उसकी बीवी तो एक पैसे की लालची है, वो सिर्फ पैसा पैसा ही करती है। इधर हमारी हीरोइन शॉ के पास पैसे होते हैं तो खुश होती है। इधर वो अपनी बहन के पास जा रही होती है। वो अपने जीजा जी की बात सुन लेती है, जहाँ पे उसके जीजा जी कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी बीमार रहती है, मैं उसका इलाज नहीं कराऊंगा, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मरती है तो मर जाए। वो अपनी खुद की बेटी के बारे में ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसकी बहन कहती है कि यह आदमी मुझसे कभी भी प्यार नहीं करता, इसका 12 फेर चला है, ये घर में 1 रुपया भी नहीं देता, और इसे पता नहीं है इसे किस बात का घमंड है कि इसकी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। उसकी बहन बोलती चिंता मत करो दीदी, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, मेरे पास 50,000 रुपये आ गए हैं, अब हम सर्जरी करवा पाएंगे। उसकी बहन बोलती तब तो ठीक है, लेकिन अचानक से पैसे तुम्हारे पास कैसे आ गए। वो झूठ बोल देती है कि मैं किसी जगह लाइव स्ट्रीम, एक स्टूडियो है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम के जरिए शॉपिंग वाले कपड़े सोल्ड करती हूँ। उसकी बहन खुश हो जाती है। फिर हमारी हीरोइन सोचती है कि उसने अपनी बहन से छुपा लिया कि वो सीक्रेट शादी में, लेकिन उसे रियल जॉब करना ही पड़ेगा। वो जाती है लाइव स्ट्रीम के लिए कि मुझे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करनी है, और मुझे अच्छे से पता है कि लाइव स्ट्रीम पे क्या बोलना होता है। वहाँ का मैनेजर 1 नंबर का ठरकी होता है, वो उसके हाथ पकड़ रहा होता है स्क्रिप्ट देने के बहाने से, और बोलता है लड़की तुम तो बहुत समझदार हो। इधर हम उसकी चचेरी बहन को देख लेते हैं, जो कि उसी बिल्डिंग के बाहर कहीं जा रही होती है और रूम बुक करने की बात कर रही होती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद वो अपने विला में होती है, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो अपने हस्बैंड फू को फ़ोन कर लेती है कि मिस्टर फू आप आज रात घर आने वाले हैं कि नहीं। वो उसको बोलता है मैं घर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं हो मेरे साथ चाइल्ड पैदा करने के लिए। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कल तुम हॉस्पिटल जाना, तुम IVF से चाइल्ड पैदा करना। ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल कदर नहीं करता, और उसका फ़ोन काट देता है। इसके बाद वो पहुँच जाती है अपना चेकअप कराने के लिए। तभी वहाँ पे अपनी चचेरी बहन से मिलती है और अपनी चाची से मिलती है। उसकी चाची ने उसके माँ बाप के मरने के बाद जो भी पैसा उनको मिला होता है, वो सारा इन दोनों बहनों से छीन के उनका घर ले लिया होता है। इधर सभी लोग बात बना रहे होते हैं कि अपनी चाची की लड़की रिस्पेक्ट भी नहीं करती। हमारी हीरोइन कहती है मेरी माँ जैसे ही मर गई, मेरे माँ बाप गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो भी हमें पैसे मिले थे कंपनसेशन में, उससे तुमने घर ले लिया, वो सब हमारा था। और इसके बाद की चचेरी बहन कहती है कि ये तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए
हॉस्पिटल बना है, तुम यहाँ पे क्यों है, क्या तुम्हें कोई गंदी बीमारी हो गई है। उसका मजाक उड़ा रही होती है और कहती तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब मेरा हो चुका है। हमारी हीरोइन कहती पहली बात ये मेरा बॉयफ्रेंड था नहीं और मैं कभी जैसे कचौड़े को अपने पास रखना भी नहीं चाहती थी, और तुम बड़ी अपने आप को प्योर समझती हो ना। मैंने तुमको देखा था क्योंकि तुम एक दिन होटल बुक कर रही थी, शायद तुम किसी लड़के के लिए बुक कर रही थी। तुम थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। इधर ही हमारा हीरो ग्रैंड माँ का इलाज कराने के लिए उसी हॉस्पिटल में आया होता है। उसका हेल्पर बोलता है बॉस मैडम उधर रही, हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्या। वो साफ मना कर देता है। इधर चचेरी बहन उसके माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती है, तो गुस्से में हमारी शाव थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद वो चेकअप कराने के लिए जाती है। पता चलता है कि उसका रिपोर्ट आ गया। वो हैरान होती है कि रिपोर्ट आने में तो पूरा एक दिन लगता है। पता चलता है कि उसके लिए सारी अपॉइंटमेंट उसके हस्बैंड ने पहले से ले रखी थी। इसके बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और अपना पूरा नाम रुआन शाह बताती है। जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं मिस रुआन आप यहाँ पे आ गए, आपके हस्बैंड का नाम फू गोंग है और आपकी रिपोर्ट सारी आपके हस्बैंड के पास पहुँचा दी गई है। ये सुनने के बाद वो घर वापस आ जाती है और इसके बाद अपनी बेस्टी से मिलने के लिए चली जाती है। अपनी बेस्टी को बताती है कि उसका हस्बैंड का नाम फू गोंग है और मैंने सुना है कि इस देश का सबसे रिचेस्ट आदमी का भी नाम गु होंगे, क्या दोनों पर्सन एक ही हो सकते हैं। फिर कहती है कि वो मेरे साथ चाइल्ड पैदा करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे एकदम से फ़ोन करके कहा कि मैं IVF की मदद लूँ। उसके दोस्त बोलते लगता है कि वो तुमसे गुस्सा है किसी बात के लिए। अगर तुम्हारा हस्बैंड सच में देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी हुआ तो तुम क्या करोगी। वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद जैसे ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हमारा हीरो फ़ोन करता है कि ग्रैंड माँ का चेकअप हो गया, वो भी घर आ रही, तो तुम रेडी रहना। वो कहती है अच्छा ठीक है। इधर ग्रैंड माँ अपने पोते से कह रही होती है कि तुमने अभी तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी है, तुम उसे क्यों नहीं बता देते कि तुम काफ़ी अमीर आदमी होने, तो तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। मान लो मेरे प्यारे पोते फूगोंग। वो बोलता है कि दादी मैं समझा दूंगा। इधर हमारे हीरो की नज़र में उसकी बीवी एक लालची औरत थी, तभी वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा होता। एंड इस तरफ हमारी हीरोइन देखती है जहाँ पे अपने वो हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है। उसका हस्बैंड ग्रैंड माँ के साथ में आ जाता है। वो ग्रैंड माँ को देख के काफ़ी खुश होती है। उसका हस्बैंड फू गोंग सोचता है कि उसकी जो वाइफ रुआन शाओ है कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है ग्रैंड माँ के सामने। इधर वो ग्रैंड माँ के चप्पल बदलने में उनकी मदद कर रही होती है। ग्रैंड माँ ये तक कह देती है कि मेरी खुद की बहू ने कभी भी मेरा ऐसा हेल्प उसने नहीं किया, मेरी बहू ने, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। इसके बाद वो उससे पूछते कि तुम्हारा चाइल्ड के बारे में क्या सच चल रहा। वो झूठ बोल देती है, IVF के बारे में नहीं बताती। वो कहती ग्रैंड माँ हाँ हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड की। इसके बाद ग्रैंड माँ खुश हो जाती है कि उनके पास एक प्यारा सा परपोता होगा, तो खुशी में बताती है ये हमारा घर का खानदानी कंगन है। जब तुम्हारे पति मतलब कि फू गोंग की मदर हमारे खानदान में शादी करके आई थी ना, तब मैंने ये कंगन उसे दिया था और ये कंगन मुझे मेरी सास ने दिया था। अब तुम हमारी इस घर की बहू हो तो मैं तुम्हें ये कंगन देती हूँ। पहले तो मना कर रही होती है, फिर ग्रैंड माँ जब ज़बरदस्ती करती है तो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ग्रैंड माँ कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, अब तुम आराम कर लेना। इसके बाद वो अपने पोते के साथ फू गोंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो उस कंगन को अपने हाथ से निकाल के एक सही जगह संभाल के रख देती है कि मैं कौन सा इस घर की असली बहू हूँ, मुझे कुछ टाइम बाद इस घर को छोड़ना ही होगा। तभी उसको भूख लगी होती है, उसने खाना ऑर्डर किया होता है। वो खाना लेने के लिए नीचे आई होती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है वो हैरान होती है कि वो तो उसका हस्बैंड फू गोंग है। वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम इस तरीके के कपड़े कैसे पहन सकती हो और तुम ऐसे कपड़ों में घर का गेट कैसे खोल सकती हो। वो बोलती मैंने खाना ऑर्डर किया था, मुझे लगा कोई खाना देने वाला आया होगा। वो बोलता अगर वो खाना देने वाला लड़का निकला तो। वो कहती नहीं वो एक लड़की है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती खाना देने के लिए और माफ़ी मांगती है कि मुझे लेट हो गया खाना देने के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो खाना दे के निकल जाती है। अब हमारे हीरो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको कहने का, लेकिन उसको समझाता है कि अगली बार से ऐसे कपड़े पहन के दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की। इसके बाद वो उसे दीवार से लगा लेता है और बोलता है आज तुम फ्री हो क्या। वो डर जाती है कि कल तुम मुझसे गुस्सा था, आज ये क्या करना चाहता है। वो उसके करीब जाता है। हमारी हीरोइन को लगता है कि वो किस करने वाला, लेकिन फू गोंग कहता है कि जाके चुपचाप नहा लो जाके पूरी तरीके से। इसके बाद हमारा हीरो बैठ के उसी किसिंग सीन के बारे में सोच रहा होता है जो कि उस दिन अधूरा रह गया होता है, क्योंकि उसकी बीवी को फ़ोन आ गया होता है तो अर्जेंटली पैसे लेके वो चली गई होती है। इसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि उसे भी नहा लेना चाहिए। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि उसका जो पति है वो नहाने के लिए जाने वाला है। वो सोचते है आज पता नहीं इतना अजीब मुझे क्यों लग रहा है, एकदम सडनली से उसके हस्बैंड का मूड कैसे चेंज हो गया। फिर वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके वापस आती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड अभी भी बैठा है। वो सोचती है मुझे लगा था कि ये नहाने चला गया होगा। फिर कहती है कि
तुम नहाने क्यों नहीं गए। उसे नहाने को बोलती है कि आप नहा लो जाके, बाथरूम खाली पड़ा है। वो कहता है अच्छा ठीक है। इधर वो खाना खा ही रही होती जो भी उसने ऑर्डर किया होता है। तभी हमारी रूहान शॉ को रियलाइज़ होता है कि वो जिस बाथरूम में नहा रही थी उसी बाथरूम में उसका अंडरवियर और ब्रा रखे हैं और शायद उसका हस्बैंड उसी बाथरूम में नहा रहा होगा। कहीं उसने देख तो नहीं लिया। वो चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड नहा रहा, तो सोचती है कि वह ऐसे बीच में नहीं घुस सकती, तो वो वापस आ जाती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है कि मुझे अपने कपड़े बाहर फैलाने, तुम अपने कपड़े कहाँ रखती हो। वो उसकी बॉडी देखने के बाद तो वो उसको देखती रहती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसका हस्बैंड सवाल पूछ रहा है। वो बोलती है छत पे। इसके बाद वो अपने कपड़े तुरंत ही बाथरूम से लेके एक टोकरी में डाल के छुपा देती है कि उसके हस्बैंड की नज़र ना पड़े। इधर हमारा हीरो अपने कपड़े टांग ही रहा होता है, तभी उसकी बीवी का जो ब्रा होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि उसका जो पति फुगोंग होता है पहले तो गर्म पानी से नहाने वाला होता है। जब उस देखता है कि बाथरूम में उसकी बीवी की ब्रा रखी है तब वो ठंडे पानी से नहा लेता है। इसके बाद वो आके बैठा होता है। वो उसको बोलते कि तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो, जहाँ पे उसके हस्बैंड को रियलाइज़ होता है कि उसने टॉवेल पहन रखी है। वो तुरंत ही वहाँ से उठ के भाग जाता है। इसके बाद इसी ने कट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन को उसका रिपोर्ट मिलता है जहाँ पे उसका हस्बैंड बताता है कि तुम अभी चाइल्ड के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए IVF नहीं हो सकता। तुम्हें 2-3 महीनों तक अपना ट्रीटमेंट कराना होगा और अपने खाने पे फोकस करना होगा। वो उसको बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छा खाना खाती हूँ, तुम चिंता मत करो मेरे खाने की। वो उससे पूछता है तुम कौन सी जॉब करती हो। वो बोलती है मैं लाइव स्ट्रीम शॉपिंग का जॉब करती हूँ। वो बोलता है कि तुम लाइव स्ट्रीम पे जो भी जॉब करती हो, जो भी कहानियाँ वगैरह सुनाती हो, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये जॉब मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग पैसे दे दूँगा, अपना ख्याल रखो। अभी वो बोलती है रुक जाओ मिस्टर गॉन्ग, मुझे आपको कुछ देना। और उसके बाद वो बोलती है कि आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, मुझे 50,000 की ज़रूरत थी, बाकी पैसे इस कार्ड में, और ये आपकी दादी माँ का कंगन रहा। वो उसे वापस कर रही होती है। वो उसको बोलता है पैसे तुम रख लो तुम्हारे मेडिकल के लिए, और मुझे ये कंगन नहीं चाहिए तो क्योंकि तुम इस खानदान की बहू हो। वो बोलती है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट शादी में है और हमारी शादी सीक्रेट है, एक टाइम के बाद हमें आपको अलग होना होगा, तो इस हिसाब से ये कंगन मेरा नहीं होता, ये उसके असली मालिक का होता है। और वो कंगन वापस कर देती है, जिससे मिस्टर फू गू हांग को काफ़ी बात बुरी लग जाती है एंड वो गुस्से में बाहर चला आता है। तभी उसका दोस्त फ़ोन करके बुला लेता है कि अच्छा साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बाहर चल के। एंड दोनों दोस्त साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एंड उसका जो दोस्त होता है वो बहुत बड़ा सिटी का लॉयर होता है और वो बोल रहा होता है तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, कहीं ग्रैंड माँ तुम्हें फिर से तो परेशान नहीं करी ना लड़कियों की फ़ोटो वगैरह दिखा के। इधर हमारा हीरो जहाँ पे बैठा होता है उधर वो 2 औरतें पीछे बैठ के बातें कर रही होती है कि आजकल बदमाश लड़कियों को काफ़ी परेशान कर रहे, किडनैप कर लेते हैं। वो उसी घर पे सदा निगरानी रखते हैं जिस घर में कोई आदमी नहीं होता या आदमी की कोई भी निशानी नहीं होती, जैसे कपड़े जूते चप्पल वगैरह नहीं होते आदमी के। वो उस घर की लड़कियों को छेड़ के किडनैप कर ले जाते हैं। इस चीज़ के बारे में हमारा हीरो सोचता है कि उसकी बीवी भी अकेले रहती है, तो अपने घर पे फ़ोन करता है कि मेरे कुछ पुराने कपड़े इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो। इसके बाद इसी ने ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन मेडिकल रिपोर्ट देख ही रही होती है। फिर वो चली जाती है लाइव स्ट्रीम शॉपिंग होस्ट में अपना काम करने के लिए और अपने कलीग के लिए थोड़ा सा खाना भी ले जाते हैं। इधर वो शॉपिंग के बारे में बात कर रही होती है कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है कि नहीं। तभी यहाँ पे जो उसका बॉस होता है उसे टच कर रहा होता है किसी भी बहाने से। तभी वो बाथरूम आ जाती है। एक लड़की बताती है कि जो यहाँ का बॉस है ना वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी, तुम्हें उसे बच के रहना चाहिए। वो लड़कियों को ना मौका पा के अकेले में छेड़ता है, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसके बाद वो फिर से आ जाती है अपना लाइव स्ट्रीम करने के लिए एंड अपनी हेल्पर को लाइव स्ट्रीम ऑन करने को बोलती है। अब वो अपना काम ख़त्म ही कर रही होती है कहानियाँ वगैरह सुना के। इसके बाद वो अपना लाइव सोचती है इसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो वो आराम कर रही होती है रेस्टिंग रूम में। तभी वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पर उसका जो मैनेजर बॉस है उसको टच कर रहा था। वो उसको बोलती तुम ये क्या कर। मैनेजर बॉस बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात को सो जाओगी ना तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूंगा, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी तरीके घटिया नहीं हूँ। वो उसको बोलता है अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो तुम्हारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। एंड उसको चिपकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो गुस्से में एक लात मारती है अपने मैनेजर बॉस को और फैसला करती है कि वो ऐसी जॉब नहीं करेगी। उसका हस्बैंड भी मना कर रहा था कि वो जॉब छोड़ दे। इसके बाद वो जॉब छोड़ने की बात करती है। पता चलता है कि आप एकदम से बीच में जॉब नहीं छोड़ सकते, अगर रिज़ाइन करना है तो 1 महीने पहले से रिज़ाइनिंग लेटर देना होता है। बीच में जॉब छोड़ोगे ना तो पेनल्टी लगती है, इसके लिए उसे जॉब करना पड़ता है क्योंकि उसे पेनल्टी में बहुत सारे पैसे जो भरने पड़ेंगे। अब वो उसे एक स्ट्रिप मिलती है जहाँ
जहाँ पे एक एक्ट्रेस के बारे में उसे थोड़ी सी बुराई करनी होती है। वो साफ मना कर देती है कि लाइव स्ट्रीम पे हमें किसी भी स्टार के बारे में, एक्ट्रेस के एक्टर के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड वो स्क्रिप्ट को लौटा देती है असिस्टेंट को। वो बोलता है कि तुम सोच लो इस बारे में। वो कहती है हाँ मैंने सोच लिया। तब भी वो जब लाइव स्ट्रीम कर रही होती है तब वो उसके नोटिस करती है कि लाइव स्ट्रीम के साइड में जो फ़ोन रखा है उसी में उस एक्टर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वो हैरान होती है कि मैंने मना किया था इस बारे में। वो अपनी हेल्पर को बोल के जाती है कि तुम मेरी जगह लाइव स्ट्रीम से आ लो, मैं बाथरूम आज से आती हूँ और तुम जो भी लिख रहे हैं ना फ़ोन पे तुम इसको भी एक वर्ड मत बोलना। वो कहती है ठीक है। तब इसके बाद हमारी हीरोइन जब बाथरूम से बाहर आती है कहती है कि आपने मेरे दूसरे फ़ोन में वो स्क्रिप्ट क्यों भेजी, जब मैंने आपको मना किया था ना कि मैं लाइव स्ट्रीम पे ऐसी बातें नहीं बोलने वाली किसी के बारे में। वो उनकी लाइफ है एक्टर एक्ट्रेस की कि वो कुछ भी करे, मैं उनके ऊपर कमेंट्स क्यों करूँ। इसके बाद वो वापस आती है। वो कहती है तुमने कुछ बोला तो नहीं था। वो कहते हैं कि मैंने कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोल दिए, इसकी वजह से लाइव स्ट्रीम हमारी बंद होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं देख लूँगी। इसके बाद हम सीन देखते हैं वो लाइव स्ट्रीम देख रही होती लेकिन उसके लैपटॉप पे पीसी पे कुछ भी नहीं चल रहा होता। असिस्टेंट बोल रहा होता शायद तुमने कुछ गलती करी तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा। अभी वो असिस्टेंट की बातों को इग्नोर मारती है। उसे पता चलता है कि घर पे पार्सल आया, आपको रिसीव करना होगा। वो आके पार्सल देखते हैं उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं। वो हैरान हो जाते कि क्या यह पार्सल गलत जगह पे आ गया है। तभी उसके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है फू गोंग का, जो कि उसे बताता है कि ये कपड़े मैं नहीं भेजे हैं, तुम इनको टांग दो, मतलब कि अच्छे से सेट कर दो। वो कहती है अच्छा ठीक है। फू गोंग कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। इसके बाद वो सारे कपड़े अलमारी में सेट कर देती है एंड उसका फ़ोटो खींच के हमारे हीरो के पास भेज देती है कि देखिए मिस्टर फू गोंग ऐसे ही करना था ना। वो इन फ़ोटो को देखने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैंने इसको इस तरीके से बोला था कि मेरा मतलब था कि वो बालकनी पे कपड़े रखे जिससे कोई भी उसे अकेला पाके उसे परेशान ना करे। अब उसे दिमाग उसका ख़राब हो जाता है तो फू गोंग मीटिंग को छोड़ के चला जाता है। सभी को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, तभी प्रेसिडेंट मीटिंग को छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन रास्ते में एक प्यारी सी बिल्ली को खिला रही होती है खाना। तभी एक उसके पीछे बदमाश पड़ जाता है जो कि उसका पीछा करते करते बहुत पीछे आ जाता है और सीधा आकर हमारी रुआन शाह का मुंह पकड़ लेता है जिससे वो आवाज़ ना कर पाए और भाग ना पाए और चीख भी ना पाए। तब तक हमारा हीरो पीछे ही था रुआन के एंड वो देख लेता है इस चीज़ को और उस गुंडे को मुक्के मुक्के बजा देता है। वो गुंडा उसे माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। इसके बाद हमें पता चलता है कि फू गोंग देख रहा होता है कि रुआन कैसे सड़क किनारे बिल्लियों को खाना खिलाती है। इसके बाद उसे बोलता है कि मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम ऐसे टाइम पर रात में मत घूमना, तुम्हें समझ में नहीं आता ना। इसके बाद वो उसे माफ़ी मांगती है। सबसे पहले वो उसे कोड देता है अपना कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, वो भी आधी रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। और उसे बोलता है कि पुलिस को फ़ोन कर दो ताकि ये इस चोर को यहाँ से पकड़ ले जाए। वो उसे बोलती है थैंक यू। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है कि हम तुम साथ में चलेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि तुम अकेले, और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उसे घर ले आता है। इसके बाद आज दूसरा टाइम होता है जहाँ पे हमारा हीरो अपनी वाइफ रुआन शाह के करीब होता है। वो उसको बाइट कर रहा होता है गाल पे। तभी हमारी रुआन शाह के पास फिर से फ़ोन आ जाता है। वो उसे बोलती है कि मेरा फ़ोन आ रहा। वो उसको बोलता है कि ये तुम्हारा सेकंड टाइम है जब तुम मुझे इग्नोर मार रही हो। वो उसको बोलती है कि मेरा फ़ोन शायद इंपॉर्टेंट होगा, मुझे फ़ोन रिसीव करना होगा। और वह अपना जाकर फ़ोन रिसीव करती है। उसे पता चलता है कि उसकी बेस्टी का ब्रेकअप हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। तभी हमारी हीरोइन अपनी बेस्टी को बोलती है कि मैं तुरंत ही घर आ रही हूँ और वह अपने फियांसे को बोलती है कि उसे इंपॉर्टेंट काम है, उसे जाना होगा। इसके बाद वो घर जाके अपनी बेस्टी को संभालती है और उसकी बेस्टी को समझाने के बाद उसे सुला देती है। फिर फू गोंग को मैसेज करती है कि मेरी बेस्टी का ब्रेकअप हो गया था तभी मैं चली आई थी, और मैसेज करने के बाद वो भी सो जाती है। अब जब वो सुबह अपने आँख खोलती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। वो समझ जाती है कि फू गोंग पक्का गुस्सा होगा उससे। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो कंपनी पर चाहती है काम करने के लिए। कुछ वर्कर्स बात कर रहे होते हैं पीछे की किसी लाइव स्ट्रीम में होस्टिंग ने किसी एक्ट्रेस के बारे में बुरा भला बोल दिया, अब तो बहुत बुरा फंसेगी। एंड उसकी जो कलीग होती है वो उसको फंसा देती है कि मुझे लाइव स्ट्रीम में बुरे बुरे सब बोलने के लिए उस एक्ट्रेस के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि रुआन शाह ने कहा था। उस एक्ट्रेस की असिस्टेंट आ जाती है जो कि हमारी रुआन शाह के ऊपर केस कर देती है कि हम कोर्ट में मिलते हैं, और हमें पता चलता है कि ये सब उस कलीग ने जानबूझ के किया होता है। वो प्रूफ बनाने के लिए उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती है और अपने आप को थप्पड़ मरवा लेती है। मैनेजर आके बोलता है कि तुम अपनी कलीग को पीट रही हो, दूसरों का बेइज्जती करती हो, उनके बारे में टिप्पणियां करती हो, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और इसके बाद उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है।
ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी बॉस की बीवी को देखा है एंड वो बात अपने बॉस को बताता है कि मैंने ऐसा देखा कि जैसे मैडम को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है। वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी भी ऐसा कोई बुरा काम करती ही नहीं। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर रहा होता है फूगोंग। तभी उस दोस्त की जो लॉयर उसका फ्रेंड होता है, उसकी एक दोस्त आ जाती है जो कि एक्ट्रेस होती है। वो बताती है कि एक छोटी सी लाइव स्ट्रीमर है जो कि मेरे बारे में अफवाह फैला रही है, तुम्हें उसका केस संभालना होगा। वो कहता है अच्छा ठीक है एंड वो उस लड़की का नाम ले लेता है रुआन शाओ। जहाँ पे हमारा हीरो समझ जाता है कि ये उसकी वाइफ है एंड वो अपने लॉयर फ्रेंड को बोलता है कि अगर इसके आगे कुछ मत करना, अगर तुमने कुछ भी रुआन शाओ के बारे में किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो घर आके रुआन शाओ को ढूंढ रहा होता है, रुआन शाओ को फ़ोन कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन उठ ही नहीं रहा होता है। इधर हम रुआन शाओ को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पे सारे प्रूफ उसके खिलाफ कर दिए जाते हैं कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और उसे साइन करने को बोला जा रहा होता है। अगर वो एक बार साइन कर देगी ना तो उसके ऊपर, उसके करियर के ऊपर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा कि वो जेल गई थी। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं एंड वो दूसरे पुलिस वाले के कान में कुछ कहते हैं और इसके बाद हमारी हीरोइन को छोड़ दिया जाता है और उससे फाइल भी ले ली जाती है कि आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम से जा सकती हैं। तभी वो जेल के बाहर आती तो देखती है उसका हस्बैंड होता है। वो बोलते क्या तुमने मेरी मदद करी फूगोंग। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है रुआन शाओ।